नमस्कार स्टूडेंट्स, मसल सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आज हम इस वीडियो में मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कुछ मसल तो बहुत ही पावरफुल होती हैं कॉन्ट्रैक्शन में, उनमें फोर्स अच्छा होता है, और कुछ ऐसी भी मसल होती हैं जो कि उनका रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो हम इन कॉन्ट्रैक्शन की इन विशेषताओं को इस वीडियो में आज देखेंगे। अगर हम ये इसमें देखें तो देर आर टू इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो दो किन किन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कुछ मसल एक आस्पेक्ट के लिए बनी होती हैं, कुछ दूसरे आस्पेक्ट के लिए बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल के अंदर पावर कितना है या फोर्स कितना है। कुछ मसल में पावर या फोर्स ज़्यादा होगा, कुछ मसल कमज़ोर होंगी, उनमें इतना पावर या फोर्स नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन का। दूसरी तरफ दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है मसल का जब मूवमेंट होता है। मसल का काम क्या है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जब डिस्टल बोन में, फॉर एग्जाम्पल इस वाले डायग्राम को लो जहाँ पर पॉइंटर मूव हो रहा है, मसल का ये ओरिजिन मैंने बताया था, और दूसरा एंड जो डिस्टल बोन पे है उसे हम इंसर्शन बोलते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो ऑलमोस्ट 40% उसकी लेंथ कम हो जाती है। वो 40% टेंडन को अपनी तरफ खींचती है और इस जॉइंट पर फिर वो डिस्टल बोन मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट का रेंज है वो किस मसल में ज़्यादा होता है और किस मसल में कम होता है, ये हम देखेंगे। इस तरह हमने देखा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो दो तरह के एस्पेक्ट पर काम करती है। एक तो वो मसल कमज़ोर है या पावरफुल है, या उसका रेंज ऑफ मूवमेंट कम है या ज़्यादा है। अब हम पहले एस्पेक्ट पे आते हैं, पावर ऑफ ए मसल। ओके, जो उसकी शक्ति है कॉन्ट्रैक्ट करने की, फोर्स है किसी मसल का, वो किस बात पे डिपेंड करता है। हम कब बोलेंगे कि यह मसल बड़ी पावरफुल है और यह मसल एक वीक मसल है, हम कैसे बोलेंगे? वो चीज़ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अगर किसी मसल में 10,000 मसल फाइबर्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर मसल, जब हम उसकी तुलना किसी दूसरी मसल से करें जिसमें 500 या 600 ही फाइबर हों, तो नेचुरली जिसमें ज़्यादा फाइबर है मसल के अंदर वो ज़्यादा पावरफुल होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट वो है कि नंबर ऑफ जो फाइबर्स हैं वो ज़्यादा होना चाहिए यदि मसल को पावरफुल होना है। तो जहाँ पावर की ज़रूरत होती है वहाँ मसल में फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, भले ही वो छोटे छोटे फाइबर्स हों, उनकी लंबाई ज़्यादा ना हो। उसी तरह दूसरा एस्पेक्ट है मसल को जो पावरफुल बनाता है वो यह है कि इंडिविजुअल मसल फाइबर्स का डायमीटर ज़्यादा है या कम है। जब मैंने कहा कि कोई पावरफुल मसल है और उसके अंदर अगर 10,000 मसल फाइबर्स हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि सिर्फ नंबर ऑफ ज़्यादा फाइबर्स होने से ही वो मसल एकदम से पावरफुल नहीं हो जाती। अगर उसके हर एक मसल फाइबर का 10,000 मसल फाइबर्स के इंडिविजुअल मसल फाइबर्स के डायमीटर भी ज़्यादा हैं, तब वो मसल फाइबर्स पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्शन में वो मसल फाइबर्स उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगा। अब इस डायग्राम को देखिए पहले, ये एक डेल्टॉइड मसल है और इसके अंदर मसल फाइबर्स जो हैं ये छोटे छोटे मसल फाइबर्स हैं जो एक इंटरमस्कुलर सेप्टा से अराइज हो रहे हैं और पास वाले इंटरमस्कुलर सेप्टा पर जाकर के इंसर्ट हो रहे हैं। अतः हमने देखा
कि इस मसल में बहुत सारे फाइबर्स हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स आर मल्टीपल फाइबर्स, और उनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि छोटे से एरिया में बहुत सारे फाइबर को वो अकोमोडेट किए हुए हैं। भले ही यहाँ पर उनकी जो लेंथ है मसल फाइबर की वो एक इंटरमस्कुलर सेप्टा से दूसरे में जा रही है और बहुत छोटे छोटे फाइबर हैं, पर इस तरह से मसल फाइबर्स के नंबर इंक्रीज हो गए। अब मसल फाइबर्स का जो डायमीटर है वो एक्सरसाइज के कारण इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा जो लोग कांस्टेंट से एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या वेट लिफ्टर हैं, उनकी मसल कितनी मोटी मोटी होती हैं, और वो इसलिए होती हैं कि मसल के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स तो सेम होते हैं, सभी में लगभग सब सेम मसल होते हैं, फाइबर्स के नंबर डिसाइडेड होते हैं, वो बढ़ते या घटते नहीं हैं। बढ़ता घटता क्या है, उसका डायमीटर। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं, और तो वो अपने मसल के फाइबर्स का डायमीटर बढ़ जाएगा, भले ही वो छोटे छोटे फाइबर्स हों। अब डायमीटर क्यों बढ़ता है किसी मसल का? किसी मसल का डायमीटर इसलिए बढ़ता है कि उस मसल फाइबर्स में जो प्रोटीन है वो एक्टिन एंड मायोसिन है, और हमारी मसल एक्सरसाइज के कारण उन प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है, जिसके कारण इंडिविजुअल मसल फाइबर का डायमीटर बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा रेसलर्स हैं, जिम वाले, एक्सरसाइज करने वाले जो लोग हैं या वेट लिफ्टर हैं, उनकी मसल बहुत स्ट्रांग होती है। मसल के फाइबर्स एक वीक पर्सन और एक स्ट्रांग पर्सन में सेम ही होते हैं नंबर, पर उनके डायमीटर ज़्यादा होते हैं। इस तरह हमने देखा कि पावर या फोर्स ऑफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा इंडिविजुअल मसल फाइबर्स का डायमीटर भी ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो है, जैसे ये छोटे छोटे फाइबर, ये जो मसल है हमारे शोल्डर की मसल है, जिसे जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ, मेरे इसको देखिए वीडियो में जहाँ पर मैं हाथ रख के बता रहा हूँ, ये मसल है, इसको हम डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, शोल्डर की मसल है। और ये जो मसल का जो सेंट्रल पोर्शन है वो उसमें बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, और वो बहुत ही पावरफुल मसल है। तो ये डेल्टाइड पावरफुल मसल क्यों है? ये डेल्टाइड पावरफुल मसल इसलिए है कि जब आप हाथ उठाते हैं या उससे कुछ काम करते हैं, एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में इस मसल को काम करना होता है। जब आप आर्म को उठाते हैं या वजन उठाते हैं, अगर आप 10 लीटर की बाल्टी उठा के ले जा रहे हैं या ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये आपके जो डेल्टाइड मसल है वो जब तक पावरफुल नहीं होगी तब तक वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ मसल के फाइबर छोटे हैं पर काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं, और इंडिविजुअल मसल फाइबर का डायमीटर ज़्यादा है, तब वो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त बहुत ही पावरफुल होगी, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगा। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, कोई जो कि है रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ए मसल। अब इस वाले डायग्राम को देखो, यहाँ ओरिजिन है और यहाँ पर डिस्टल बोन के ऊपर इंसर्शन है। अगर ये मसल की लंबाई हम देखें जो कि इस जॉइंट पर एक्ट करेगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसकी अगर 10 सेंटीमीटर की लंबी मसल की बैली है इसकी और टेंडन है इसका, तो ये बैली के कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट सिर्फ बैली का होता है, वो टेंडन का नहीं होता, टेंडन इनइलास्टिक होता है। जब मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो 40% छोटी हो जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर की थी, 40% छोटी हो गई, तो अब इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर रह गया, और जो 4 सेंटीमीटर छोटी हो गई, वो 4 सेंटीमीटर ये टेंडन को अपनी तरफ खींचेगी।
टेंडन क्योंकि बोन पे अटैच है इसलिए 4 सेंटीमीटर इस बोन में डिस्प्लेसमेंट होगा मींस उसमें मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट कहाँ पर होगा, इस जॉइंट के ऊपर होगा। इसलिए ये जो डिस्टल बोन है वो 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खिंचाएगी। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। 4 सेंटीमीटर नहीं, वो कहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादा। इसलिए जो रेंज है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, मसल फाइबर्स की लेंथ पे डिपेंड करता है जो किसी मसल फाइबर को बनाती हैं। अतः जब हमें रेंज की ज़्यादा ज़रूरत होती, जैसे अगर ये मेरे वीडियो को देखें और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एल्बो जॉइंट के ऊपर मूवमेंट कर रहा हूँ फ्लैक्शन और एक्सटेंशन का। यहाँ पर देखिए फोर आर्म मुड़कर 90 डिग्री पे आई, 90 डिग्री से और ज़्यादा मुड़ करके और ज़्यादा चली गई, एटलीस्ट 160-170 डिग्री का मूवमेंट उसने अचीव किया है। इसलिए ये रेंज ऑफ मूवमेंट इसका बहुत ज़्यादा है, रेंज ऑफ मूवमेंट। और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है, एक मसल यहाँ होती है आर्म के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, जिसे फ्लेक्सर मसल बोलते हैं, बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस, उसके फाइबर्स की लंबाई काफ़ी लंबी होती है क्योंकि उसे रेंज ऑफ मूवमेंट करना होता है। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका पावर उसके मसल फाइबर्स के नंबर और उनके डायमीटर पर डिपेंड करता है, उसका रेंज ऑफ मूवमेंट उस मसल फाइबर्स की लंबाई पे डिपेंड करता है। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें तो डेल्टाइड इज़ ए पावरफुल मसल, क्योंकि उसमें मसल फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। और बाइसेप्स जो कि यहाँ पर एक लंबी सी मसल है, उसमें जो मसल फाइबर्स हैं उनकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए बाइसेप मसल इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस, मतलब उसका डिज़ाइन इस तरह का बना हुआ है कि वो रेंज ऑफ मूवमेंट को पैदा करे या रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा दे मूवमेंट के वक्त। और डेल्टाइड का डिज़ाइन इसलिए बना है कि वो शक्तिशाली मसल बने, पावरफुल मसल बने, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो चीज़ों को होल्ड कर सके, वजन को उठा सके, क्योंकि वहाँ पर पावर की ज़रूरत होती है। अब हम कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। इस फैक्ट में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के कुछ फैक्ट देखेंगे जो कि वो मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के रिलेशन में है। कहने का मतलब हुआ कि ये हुआ कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ एक्शन है वो ये सिर्फ मसल और उस पे मसल के फाइबर्स, उनके डायमीटर और उनकी लेंथ पर ही नहीं डिपेंड करता, कुछ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मसल का ओरिजिन और इंसर्शन प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोन पर किस जगह है, स्पेशली इंसर्शन डिस्टल बोन पर मसल का किस जगह है। जैसे कि ये डिस्टल बोन है और यहाँ पर एक मसल आकर के कहाँ अटैच हो रही है, इंसर्शन कहाँ है, उसका सेंटर ऑफ द बोन के ऊपर है। तो ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब इसका जो पुल होगा कॉन्ट्रैक्शन का, उसको हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में इस पुल को रिजॉल्व कर सकते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से। दो में, एक जो डायरेक्शन है इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन का पुल जो कि स्विंग एक्शन कहलाएगा, और दूसरा है जो कि जॉइंट की तरफ जा रहा है, उसे हम संट बोलेंगे। ओके, तो दो कंपोनेंट हो गए इसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के। एक है स्विंग कंपोनेंट जो कि जिसके कारण कि ये डिस्टल बोन इस जॉइंट के ऊपर मूव करेगी, इसलिए इसको स्विंग कंपोनेंट बोलते हैं। इस डायरेक्शन में इस बोन का मूवमेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट है कि जो कि संट कंपोनेंट है, उसके कारण ये जो डिस्टल बोन है वो जॉइंट की तरफ खिंचाएगी और इसके कारण उस दोनों बोन के बीच का जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी का अर्थ ये होता है कि वो एक रिजिड और शक्तिशाली जॉइंट
के रूप में काम करेगा, वो एक स्टेबल जॉइंट होगा। अनस्टेबल का अर्थ होता है जहां पर कि जॉइंट में वो स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए दोनों बोन के बीच में तो जॉइंट काम नहीं करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो तरह के कंपोनेंट में हम इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कर सकते हैं, स्विंग एंड शंट कंपोनेंट। अब चूंकि यहाँ पर मसल का इंसर्शन एग्जैक्टली सेंटर में हो रहा है या लगभग सेंटर में हो रहा है डिस्टल बोन पर, इसलिए स्विंग का कंपोनेंट और शंट का कंपोनेंट दोनों इक्वल होते हैं। स्विंग मतलब जो कि डिस्टल बोन का मूवमेंट करेगा और शंट कंपोनेंट जो कि जॉइंट की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। अगर हम देखें कि कोई मसल जॉइंट के बिल्कुल पास में इंसर्ट हो रही है, ओके, ये जो मसल है उसमें जॉइंट के एकदम पास में इसका इंसर्शन होगा, उस वक्त जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब हम देखें कि उसके दोनों कंपोनेंट का क्या हाल होगा। एक कंपोनेंट जो कि मूवमेंट पैदा करेगा उसको हमने शंट कंपोनेंट बोला था, और जो उसके राइट एंगल दूसरा कंपोनेंट था जो बोन को जॉइंट की तरफ खींचेगा उसको हम शंट कंपोनेंट बोलते थे। तो ये जो है स्विंग कंपोनेंट एंड शंट कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है? अगर मसल जॉइंट के पास इंसर्ट हो रही है तो उस वक्त ये जो है स्विंग कंपोनेंट, जिसके कारण कि मूवमेंट होगा इस बोन के अंदर, वो बहुत ही पावरफुल होगा। इसका मतलब कोई मसल अगर जॉइंट के पास अटैच होती है डिस्टल बोन में तो उसका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगा, जो कि हमने लेंथ ऑफ मसल्स में भी पहली वाली स्लाइड में, उससे पहली वाली स्लाइड में देखा था। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब ये डिस्टल बोन खिंचाएगी, टेंडन उसको खींचेगा, तब ये जो एंड है डिस्टल बोन का वो एक वाइड रेंज बनाएगा, ओके। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वाइड रेंज का डिस्प्लेस। तो इस कंपोनेंट में इस तरह से उसका स्विंग कंपोनेंट बढ़ जाएगा और सब शंट कंपोनेंट वीक होगा, उसका जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट को वो वीक होगा। मुझे आशा है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। और रेंज ऑफ मूवमेंट क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये जो डिस्टल एंड है बोन का वो वाइड रेंज से आर्क बनाता हुआ मूव होगा। अगर यही मसल जाकर के डिस्टल एंड के पास अटैच हो, डिस्टल बोन में ये मसल जाकर के कहाँ अटैच हो? डिस्टल बोन में। उस वक्त हम इन दोनों कंपोनेंट को, जैसे स्विंग कंपोनेंट एंड शंट कंपोनेंट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस वक्त शंट कंपोनेंट जो कि जॉइंट की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है वो कहीं ज़्यादा है, वो कहीं बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन में जहाँ पर कि स्विंग मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ द डिस्टल बोन है। क्योंकि ये डिस्टल एंड पे अटैच है इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा डिस्प्लेसमेंट, पर जॉइंट की स्टेबिलिटी बड़ी ही स्ट्रांग होगी। इस तरह की मसल को हमने नाम दिया है शंट मसल, इस तरह की, क्योंकि ये जॉइंट जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोन को शंट करता है या आपस में जोड़ता है, इसलिए हम इस तरह की मसल को शंट मसल बोलते हैं। हालांकि रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगा पर जॉइंट की स्टेबिलिटी या पावर जॉइंट को अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस डायग्राम में हम जल्दी से तीनों कंपोनेंट्स से दोनों कंपोनेंट को देखेंगे या तीनों को देखेंगे, जहां पर द टेंडन का इंसर्शन डिस्टल बोन के अंदर बीच में है, वहां स्विंग और शंट कंपोनेंट इक्वल होते हैं। जहां पर वो जॉइंट के पास है वहां पर स्विंग कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है और रेंज ऑफ मूवमेंट डिस्टल बोन का बहुत होता है। पर अगर यही इंसर्शन डिस्टल एंड के बोन पर हो, डिस्टल बोन पर, तब स्विंग या मूवमेंट का कंपोनेंट बहुत कम होगा,
किंतु सन कंपोनेंट जॉइंट की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द ओरिजिन एंड इंसर्शन। बोन के ऊपर कहाँ पर हैं, उसका इफेक्ट बोन के मूवमेंट्स पे, जॉइंट के मूवमेंट्स पे बहुत होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video.